हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग अपने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2 के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक और बात दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं। वहीं पर मैं अपने पीडीएफ नोट्स अपलोड करता रहता हूं, तो जा सकते हैं वहाँ पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे पीडीएफ नोट्स को देख के अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड, दैट इज योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर बात की जाए कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मीनिंग क्या है, तो बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एप्लीकेबल होता है भारत में हर एक जगह from 1st October 1932 except for section 69, that is your effect of non-registration, which was applicable from 1st October 1993। ये जो हमारा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये किस पर बेस्ड है, तो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 पे बेस्ड है। अगर बात की जाए कि पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है, तो पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, लोगों के बीच का ऐसा संबंध, ऐसा रिश्ता, हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो लोग क्या होते हैं, एग्री करते हैं, जो लोग सहमत होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। वो बिजनेस जो कि सभी के द्वारा चलाया जा रहा है या फिर एक सबके बिहाफ पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। वह व्यक्ति जो कि पार्टनरशिप में एंटर करता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, उसे हम लोग इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं। एंड फॉर्म जो होता है वो बेसिकली, पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है वो बेसिकली इन्हीं कलेक्टिव पार्टनर्स का एक ग्रुप होता है। अगर बात किया जाए, द फॉर्म नेम इज द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन। और पार्टनरशिप फॉर्म नेम क्या होता है बेसिकली, तो ये वो नेम होता है जिसके अंडर या जिसके अधीन कोई बिजनेस कैरी ऑन होता है। अगर बात की जाए कि पार्टनरशिप के काइंड्स के बारे में, तो पार्टनरशिप के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जिसमें एक पार्टनरशिप का काइंड होता है पार्टनरशिप एट विल। देखिए, जब भी कोई भी पार्टनरशिप, व्हेन फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, इफ देयर इज नो क्लॉज, कोई भी क्लॉज नहीं आता है एक्सपायरेशन के रिगार्डिंग कि इसकी कब एक्सपायरी होगी इस पार्टनरशिप की, वी कॉल इट पार्टनरशिप एट विल। तो हम लोग ऐसे पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल कहेंगे। कहने का मतलब है, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा, यानी कि जब भी इच्छा होगी तब इस पार्टनरशिप को एंड किया जाएगा। एक्सपायरेशन का डेट कोई फिक्स नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए पार्टनरशिप को पार्टनरशिप विल बनाने के लिए। पहला कंडीशन कि कोई भी एग्रीमेंट ना हो, किसके रिगार्डिंग, फिक्स्ड पीरियड के रिगार्डिंग। किसके फिक्स्ड पीरियड के रिगार्डिंग, तो पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस के फिक्स्ड पीरियड के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट ना हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि किसी भी तरह का प्रोविजन ना हो, किसके संबंध में, पार्टनरशिप के डिटर्मिनेशन के संबंध में किसी भी तरह का प्रोविजन ना हो, नियम ना हो, नियम कायदे ना हो, तो वो आपका पार्टनरशिप एट विल होता है। दूसरे अगर पार्टनरशिप के काइंड्स के बारे में बात करें, तो आपका होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म। नाउ ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ पार्टनरशिप, देखिए जब भी पार्टनरशिप का क्रिएशन होता है, तो जो पार्टनर्स होते हैं में एग्री ऑन द ड्यूरेशन ऑफ दिस अरेंजमेंट। वो जो पार्टनर्स हैं वो इस अरेंजमेंट के ड्यूरेशन पर एग्री हो सकते हैं। दिस वुड मीन, इसका मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप है वो फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्रिएट किया गया। और ऐसे हेंस सच अ पार्टनरशिप विल नॉट बी अ पार्टनरशिप एट विल। तो ऐसा जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होगा। ये कैसा पार्टनरशिप होगा, ये फिक्स टर्म वाला पार्टनरशिप होगा। और आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच ड्यूरेशन, और ऐसे ड्यूरेशन के एक्सपायरेशन के बाद पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर तीसरे पार्टनरशिप के काइंड के बारे में बात करें, तो वो होता है आपका पार्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये क्या होता है, ये जो पार्टनरशिप है इसको फॉर्म किया जा सकता है फॉर कैरी ऑन कॉन्टिन्यूस बिजनेस। इस तरह के पार्टनरशिप को कैरी ऑन किया जाता है कॉन्टिन्यूस बिजनेस, यानी लगातार बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे कि नॉर्मल पार्टनरशिप इज बेसिकली और पार्टिकुलर पार्टनरशिप, कुल मिला के जो सिंपल पार्टनरशिप होता है ना, वही आपका पार्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ओनली टू कैरी आउट वन बिजनेस वेंचर और टू कंप्लीट वन अंडरटेकिंग, तो ऐसा पार्टनरशिप को पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, सिंपल जो पार्टनरशिप होता है बेसिकली वही आपका पार्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। अब बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप। देखिए, जब भी पर्पस, व्हेन द पर्पस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इज टू कैरी आउट बिजनेस, जब भी पर्पस, पार्टिकुलर पार्टनरशिप देखिए बेसिकली क्या था कि जब भी कोई भी बिजनेस हम लोग किसी पार्टिकुलर वेंचर के लिए, किसी कंप्लीट वन बिजनेस वेंचर के लिए या फिर किसी अंडरटेकिंग के लिए कंप्लीट करते हैं, तो वो पार्टनरशिप आपका
पार्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। बेसिकली इसको कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप कर सकते हैं, सिंपल नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप कर सकते हैं कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पार्टनरशिप हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, पार्टनरशिप भी खत्म हो गया, दैट इज योर पार्टिकुलर पार्टनरशिप। बात करते हैं अगर हम जनरल पार्टनरशिप को, तो हाँ इसको आप सिंपली पार्टनरशिप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है पार्टनरशिप के फॉर्मेशन का पर्पस वो क्या होता है, बिजनेस को कैरी ऑन करना जनरल में। इट्स सेड टू बी जनरल पार्टनरशिप। अनलाइक पार्टिकुलर पार्टनरशिप, इन जनरल पार्टनरशिप द स्कोप ऑफ बिजनेस टू कैरी आउट इज नॉट टू डिफाइंड। यानी कि जो स्कोप होता है बिजनेस का कैरी ऑन करने का, कैरी आउट करने का, वो डिफाइंड नहीं रहता है इन द केस ऑफ जनरल पार्टनरशिप। बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जो भी लिखित दस्तावेज होता है जिसमें कि आपका म्यूचुअल राइट्स होता है, आपका ऑब्लिगेशन होता है पार्टनर्स का, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं होता है, पहली बात। तीसरी अगर बात करें तो ये एडवाइजेबल होता है टू हैव पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग। हमेशा एडवाइस यही दिया जाता है कि पार्टनरशिप डीड को हमेशा लिखित रूप में लीजिए। इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड देन ईच पार्टनर शुड हैव वन कॉपी। अगर पार्टनरशिप डीड है तो हर एक पार्टनर्स के पास एक कॉपी होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें, दे रहा है कि इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड देन ईच पार्टनर शुड हैव वन कॉपी। अगर हर एक पार्टनर मतलब पार्टनरशिप डीड है तो इसका मतलब ये है कि हर एक पार्टनर के पास उस पार्टनरशिप डीड का एक फोटोकॉपी जरूर होना चाहिए। तीसरी बात अगर बात करें तो इफ द फॉर्म इज टू बी रजिस्टर्ड देन अ कॉपी ऑफ डीड शुड बी फिल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। अगर फॉर्म रजिस्टर्ड हो तो वहाँ पे कॉपी होना चाहिए पार्टनरशिप डीड का। और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड किसके पास होना चाहिए? रजिस्ट्रार, जो फॉर्म का रजिस्ट्रार है उसके पास एक इसका फोटोकॉपी जरूर होना चाहिए। देन अगर बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, तो फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के पर्पज के लिए एक स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में कंटेन करता है कुछ डिटेल्स। कौन कौन सी डिटेल्स आपको सबमिट करने होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए? पहला, फॉर्म का नाम। ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्म का नाम है किसी एम्परर, रॉयल, इस सब करके आपका नाम नहीं होना चाहिए, फिर किसी मैचिंग कंपनी से उसका नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉर्म, फॉर्म जहाँ चल रहा है, जहाँ उसका प्लेस है, उस प्लेस के बारे में बताना है। तीसरा, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फॉर्म कैरीज ऑन बिजनेस। अगर कोई भी अलग भी कोई दूसरा जगह है जहाँ की फॉर्म अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है तो वो भी बता देना है। चौथी अगर बात करें तो वो तारीख जिस तारीख को हर एक पार्टनर क्या कर रहा है, फॉर्म को ज्वाइन कर रहा है। पांचवी अगर बात करें तो जो भी पार्टनर्स हैं उनका परमानेंट एड्रेस, टेम्पोररी नहीं, परमानेंट एड्रेस। और लास्ट जो बात आपको सबमिट करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वो है कि फॉर्म का ड्यूरेशन क्या है। तो स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड ड्यूली साइंड बाई, और इस पर सबके पार्टनर्स का हस्ताक्षर होना जरूरी है, और बाई देयर एजेंट्स हैविंग अथॉरिटी, या फिर कोई एजेंट द्वारा जिनके पास उनकी अथॉरिटी है तो उनका एजेंट भी उस पर साइन कर सकता है। किसका? उन पार्टनर्स का। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, या सिंपली कहें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, इसमें बहुत अंतर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, क्या बातें हैं, चलिए बात को समझते हैं। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप में चेंज आ जाना। मीन्स पार्टनरशिप, अभी पढ़ के आए थे कि पार्टनरशिप क्या होता है, एक तरह का रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच का, जो कि एग्री करते हैं किसी फॉर्म के प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने में। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज आ जाना, बट द फॉर्म कंटिन्यूस बिजनेस, मतलब कि पार्टनरशिप के, या यूँ कहें तो रिलेशन में चेंज आएगा पार्टनर्स के, फॉर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की वजह से एक नया पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आता है। और एक पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म के डिसॉल्व होने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब होता है? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। जो भी स्थायी आपके पहले से ही पार्टनर्स हैं वहाँ, उनकी जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आए तो उस दौरान नया पार्टनरशिप आता है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। दूसरी अगर बात करें, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस दौरान पार्टनरशिप जो पुराना वाला है वो डिसॉल्व होता है। तीसरी अगर बात करें तो अ पार्टनर रिटायर्स एंड डाइज, जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है या फिर मर जाता है, रिटायरमेंट होता है या फिर उसका डेथ होता है, तो उस दौरान। चौथी अगर बात करें तो पार्टनर्स जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं,
कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर जब कोई फर्म दूसरे फर्म के साथ मर्ज होता है तो उस दौरान भी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है या फिर नया पार्टनरशिप एक्शन में आता है। तो ये कहलाता है डिसॉल्यूशन ऑफ या डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप का ये डिसॉल्यूशन कहलाता है, यानी कि न्यू पार्टनरशिप आता है, यानी कि नया रिलेशनशिप बनता है या चेंज इन रिलेशनशिप आता है ऑफ द पार्टनर्स, लेकिन फॉर्म कंटिन्यू रहता है। बट अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म, यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप तो चेंज होता ही है, साथ साथ यहाँ पे यूँ कहें तो फॉर्म भी कंटिन्यू, या यूँ कहें तो फॉर्म का जो कंटिन्यूएशन है वो रुक जाता है। देखिए, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप समझ में आ ही गया। अब बात करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म के बारे में। तो डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब होता है बेसिकली फॉर्म का इंसॉल्वेंसी, मीन्स डिसॉल्विंग और गोइंग इनटू सॉल्यूशन। तो जब भी जो डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में टर्मिनेशन आ जाना, स्पेशली अ फॉर्मल डिसमिसल। डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना, उसके कंटिन्यूएशन को रोकना का मतलब क्या है कि उस बिजनेस के या उस बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन करना। एंड द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल पार्टनरशिप एंड, यानी कि यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है और साथ ही साथ फॉर्म का जो कंटिन्यूएशन वो भी खत्म होकर उसका डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है। सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से फॉर्म का जो डिसॉल्यूशन है इसका मतलब होता है पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन सारे पार्टनर्स के बीच में इन द फॉर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी जब भी डिसॉल्यूशन होता है फॉर्म का तो उस दौरान जितने भी एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाता है एंड जितने भी लाइबिलिटीज उनका पेमेंट कर दिया जाता है। द बैलेंस रिलीज, और उसके बाद जो भी बैलेंस रिलीज होता है अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सारे पार्टनर्स के बीच में। अ फॉर्म इज डिसॉल्व आइदर बाय कोर्ट ऑर्डर, एक फॉर्म या तो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू डिसॉल्व होता है या फिर बिना कोर्ट ऑर्डर के। अ फॉर्म इज डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व, एक फॉर्म तभी डिसॉल्व होगी जब सारे पार्टनर सहमत होंगे। ये नहीं कि भाई कुछ पार्टनर सहमत है कुछ नहीं है फॉर्म को डिसॉल्व कर दोगे, नहीं, सबकी सहमति जरूरी है फॉर डिसॉल्विंग अ फॉर्म। फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। या फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, या फिर जब भी वेंचर या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट का जब कंप्लीशन हो जाएगा तो उस दौरान फॉर्म डिसॉल्व होगा। यानी कि दो होगा, या तो सबका एग्रीमेंट होना जरूरी है या तो कंप्लीशन ऑफ वेंचर होना जरूरी है। दो कंडीशन जरूरी है फॉर डिसॉल्विंग ऑफ या डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म। सो उम्मीद है ये सारी बातें इस चैप्टर के रिगार्डिंग दैट इज और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि आपका चैप्टर 2 है ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पार्ट 2 का। जितनी बातें मैंने आपको बताई चैप्टर के रिगार्डिंग वो समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वे के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। और हाँ दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दिया है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक बने रहिए फ्यूचर सर्वे के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर टीम की तरफ से धन्यवाद।